मेरे को अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से जीने का प्रयास करना चाहिए। इतनी भाग दौड़ करने में भी कोई सार नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करना भी मेरा लक्ष्य बन जाना चाहिए। इस तरह की चिंतन धारा शांत मन के अंदर अपने आप ही उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। चैतन्य कुमार की चेतना जागृत होने पर, जब उसकी चेतना जागृत हो जाती है तब वह अपने मन में संकल्प कर लेता है, मेरे को संतोषमय जीवन जीने का प्रयास करना है। ज़्यादा भाग दौड़ करके अपनी जिंदगी को पूरा करने में कोई सार नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से भी मेरे को अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना भी प्रारंभ कर देना चाहिए। मन में जब इस तरह की भावना जागृत होने प्रारंभ हो जाती है तब चैतन्य कुमार अपने दिन भर की दिनचर्या का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। प्रातःकाल उठते ही वह अपना समय 1 घंटे के लिए प्रभु भक्ति के लिए निश्चित रूप से लगाना प्रारंभ कर देता है। उसके पश्चात अपने शरीर की शुद्धि, स्नान आदि करने में आधे घंटे का समय है वह निश्चित कर लेता है। उसके पश्चात वह नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। आधा घंटा आराम से चबा चबा कर शांत भाव के साथ नाश्ता करना प्रारंभ कर देता है। उसके पश्चात बाजार से सब्जी आदि लानी हो उसके लिए प्रस्थान कर देता है। 1 घंटे तक बाजार परिभ्रमण हो जाता है, दोस्तों से मित्रों से मिलना हो जाता है, वापस अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के पश्चात अपने दुकान की तरफ अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। 10 बजे दुकान वह खोल लेता है और 3 बजे दुकान के ताला लगा देता है। जितनी कमाई होनी है वह कमाई हो जाती है। उसके पश्चात वह दुकान खोलने का नाम नहीं लेता है। दुकान में दिन भर में जितनी कमाई होती है उस कमाई का 3 हिस्सा वह कर लेता है। 1 हिस्सा व्यापार को सुदृढ़ बनाने में लगा देता है, दूसरा हिस्सा अपने परिवार के संचालन में भरण पोषण में लगा देता है। 1 हिस्सा वह प्रतिदिन जो कोई भी व्यक्ति दुखी हो, पीड़ित हो, गरीब हो उनको दान दक्षिणा देने में लगाना प्रारंभ कर देता है। सायंकाल के समय निश्चिंतता के साथ भोजन करके पारिवारिक जनों के साथ में दिन भर के हाल चाल जानकर पूछकर वह आराम से प्रभु भक्ति के अंदर अपने आप को लवलीन बनाना प्रारंभ कर देता है। 9 बजे निद्रा देवी की गोद में समा जाता है। चैतन्य के मन के अंदर कोई प्रकार की चिंता है, फिक्र है, वह प्रवेश करती ही नहीं है। उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा शांतिमय वातावरण के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी दृष्टियों से वह अपने आप को सुदृढ़ बनाना प्रारंभ कर देता है। उसके जीवन रूपी हंसती खिलती बगिया को देखकर दूसरे लोग हैं उससे ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देता है। यह कैसा आदमी है, केवल
10 बजे दुकान खोलता है और 3 बजे दुकान बंद कर देता है, फिर दुकान खोलने का नाम ही नहीं लेता है, इससे बड़ा मूर्ख आदमी है हमारे इस गांव के अंदर न तो आज तक पैदा हुआ है और न ही कभी पैदा होगा। इस तरह की भावनाएं अपने आप ही जनमानस की ओर प्रसारित होनी प्रारंभ हो जाती है। नगर सेठ मनमोहन के कानों में जब यह आवाज़ गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है, चैतन्य कुमार है वह इस तरह से लापरवाही के साथ अपना दिनचर्या है वह व्यतीत कर रहा है, पूरी कर रहा है। तत्काल मनमोहन ने उसको अपने निकट बुलाने का प्रयास किया, अपने अनुचर को भेजा। तत्काल चैतन्य कुमार है नगर सेठ के सामने उपस्थित होता है। नगर सेठ ने कहा, क्या हालचाल बना रखा है तुमने? तेरा जैसा मूर्ख व्यक्ति है वह आज तक इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है क्या? देख, आज मैंने तेरे लिए मूर्खता की निशानी की लाल टोपी बनाई है। ले, इस लाल टोपी को तू अपने मस्तक पर ओढ़ ले और यह पता लगने लग जाएगा तू हमारे गांव का सबसे मूर्ख आदमी है। यह टोपी तब तक तेरे मस्तक पर रहेगी जब तक तेरे से बड़ा कोई मूर्ख आदमी नहीं मिल जाए। तेरे से बड़ा कोई मूर्ख आदमी मिले, उस आदमी को यह टोपी तुम पहना देना। चैतन्य कुमार प्रसन्नता के साथ नगर सेठ के द्वारा प्रदत्त उस टोपी को अपने मस्तक पर धारण करना प्रारंभ कर देता है। लोग उसकी टोपी को देखकर पहचानना प्रारंभ कर देते हैं, ये हमारे नगर का मूर्ख राज है, सामने आ रहा है। थोड़े समय के पश्चात जब नगर सेठ मनमोहन भयानक बीमारी के गिरफ्त में आ जाता है, तब वह नगर सेठ से मिलने के लिए उनके द्वार पर दस्तक देता है, प्रणाम करता है, प्रणत मुद्रा में पूछता है, ये आपने क्या हाल बना रखा है अपने शरीर का? नगर सेठ मनमोहन ने कहा, अब भाई मैं तो अब मरने की तैयारी कर चुका हूँ। यह बात सुनते ही चैतन्य कुमार ने कहा, आप मरने की तैयारी तो कर रही हैं, पर आपने अभी तक आगे की व्यवस्था की या नहीं की? जब आप जाओगे तो आप अपने साथ के अंदर परिवार है, मित्र है, मकान है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, पन्ने हैं, मानक मोती है, दुकान है, व्यापार है, सबको आप अपने साथ लेकर जाओगे। पहले इन सबको वहाँ पर भेजा कि नहीं भेजा, आगे की व्यवस्था है वह आपने सुदृढ़ की या नहीं की? यह बात सुनते ही नगर सेठ मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है और कहता है, अरे भाई, ये सारा माल है वह यहाँ का यहीं रहने वाला है, एक तिनकला है वह भी साथ में जाने वाला नहीं है। यह बात सुनकर चैतन्य कुमार है वह मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है। अपनी लाल टोपी को तत्काल वह अपने मस्तक से उतारता है और वह लाल टोपी नगर सेठ के मस्तक पर पहना देता है और कहता है, आपने मेरे को कहा था तेरे से ज़्यादा कोई मूर्ख आदमी मिल जाए उसको यह लाल टोपी पहना देना। आपसे बड़ा इस दुनिया में और कोई मूर्ख पैदा होगा क्या? जीवन भर हाय 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 करते रहे, धन के पीछे, परिवार के पीछे दौड़ते रहे और अंतिम समय में न पैसा काम आया, न परिवार काम आया, न मकान काम आया और न ही दुकान काम आई, न व्यापार काम आया। अकेले मरकर यहाँ से जा रहे हो तो बोलो आपसे बड़ा इस दुनिया के अंदर और कौन मूर्ख मिलेगा?
मैंने तो अपने जीवन को सार्थकता प्रदान की है। अपने हाथों से मैंने दान दिया है, वह दान है, वह अवश्य ही मेरे साथ में जाएगा, पर आपके साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। ये लाल टोपे आप रखो, आप ही दुनिया के सबसे ज़्यादा मूर्ख आदमी हो। लाल टोपी का प्रभाव अपने आप नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य भूपेंद्र।